आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे महान राजा के बारे में जिनका नाम आपने सुना ही होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। किंग अलेक्जेंडर का जन्म मकिदुनिया की राजधानी पेला में जुलाई 356 बीसी में हुआ। उनके पिता किंग फिलिप II मकिदुनिया के राजा थे और अलेक्जेंडर उनकी चौथी पत्नी क्वीन ओलंपिया की संतान थे। क्वीन ओलंपिया के बारे में कहा जाता है कि वह एक जादूगरनी थी जो ज़्यूस देवता की पूजा किया करती थी। ग्रीस एम्पायर में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। उनमें से एक ज़्यूस थे। किंग फिलिप II की और भी पत्नियां थीं जिनसे उनके और भी बच्चे थे। जब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ तो किंग फिलिप बहुत खुश हुए और वह उन्हें मंदिर में ले गए, जहां भावी बोलने वाले लोगों ने बताया कि यह बच्चा बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और यह जो भी युद्ध लड़ेगा वह सभी जीत जाएगा। इसके सामने कोई भी राजा ठहर नहीं सकेगा। जैसे जैसे अलेक्जेंडर बड़े होते गए, यह बात सारे राज्य में फैल गई कि यह एक महान बच्चा है और यह ज़्यूस देवता का ही पुत्र है, क्योंकि अलेक्जेंडर की माँ ओलंपिया ज़्यूस देवता की ही पूजा किया करती थी। अलेक्जेंडर की परवरिश उनकी माँ क्वीन ओलंपिया के द्वारा हुई। अलेक्जेंडर किंग फिलिप के इकलौते पुत्र थे, तो राजा ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी शुरुआती पढ़ाई लियोनिदास द्वारा कराई गई, जिसमें उन्हें घुड़सवारी, युद्ध लड़ना और बेसिक शिक्षा दी गई, जो भी एक सैनिक बनने के लिए उस समय सैनिकों को दी जाती थी। लेकिन राजा बनने के लिए केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि शास्त्र की भी शिक्षा लेना अनिवार्य होता था, जिसके लिए उनके पिता ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति एरिस्टोटल से उनकी आगे की शिक्षा करवाई। एरिस्टोटल के तो आप सभी जानते ही होंगे। वह उस समय के महान और बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, जो कि फिलोसोफर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट थे। उन्हीं की शिक्षा से अलेक्जेंडर के मन में कभी न हारने की प्रेरणा आई। जब अलेक्जेंडर महज 10 साल के थे, तब उन्हें एक घोड़ा दिया गया जो बहुत ही जिद्दी था और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। तब अलेक्जेंडर ने अपनी सूझबूझ से उसे भी अपने काबू में ले लिया और उसकी सवारी भी की, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही चकित हुए और अलेक्जेंडर का नाम बहुत तेजी से फैलने लगा। अलेक्जेंडर ने इसका नाम बुकेफलिस रखा था और इस घटना के बाद यह हमेशा अलेक्जेंडर के साथ रहता था जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। उस समय किंग फिलिप केवल मकिदुनिया के राजा हुआ करते थे, जो पूरे ग्रीस एम्पायर का केवल छोटा सा हिस्सा था, लेकिन वो पूरे ग्रीस एम्पायर पर राज करना चाहते थे। इसी के चलते उनके ग्रीस के और भी राजाओं के साथ युद्ध होते थे, जिनमें वह जीत भी जाते थे और धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ने लगता है। इन सभी युद्धों में अलेक्जेंडर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं, जो सभी को प्रभावित करता है, क्योंकि वह उस समय केवल 16 साल के थे। इसके बाद 336 बीसी में एक बॉडीगार्ड के द्वारा किंग फिलिप II की हत्या कर दी जाती है। लोगों का मानना है कि यह सब क्वीन ओलंपिया ने करवाया था ताकि साम्राज्य अलेक्जेंडर को मिल सके। किंग फिलिप के मरने के बाद राजगद्दी के जितने भी दावेदार थे, उन सभी को अलेक्जेंडर ने मरवा डाला और महज 19 साल की उम्र में वो ग्रीस एम्पायर के राजा बन गए। फिर अलेक्जेंडर की नज़र होती है पर्शियन एम्पायर पर, जो उस समय का बहुत ही विशाल साम्राज्य था, जिसमें बहुत सारे महान राजा राज करते थे। उस समय इतने बड़े पर्शियन एम्पायर को हराना नामुमकिन था। 334 बीसी में अलेक्जेंडर अपनी ताकतवर सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं, जिसमें 48,100 सैनिक और 120 शिप्स थे, जिसमें वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं और एक एक करके सभी राज्यों को लूट लेते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं। इनके डर की वजह से कई राजा अपना राज्य खुद ही अलेक्जेंडर को सौंप देते हैं। लेकिन वहाँ एक राजा थे जिनका नाम डेरियस था,
जो उस समय के बहुत ही महान राजा थे। उनके पास अलेक्जेंडर से भी महान सेना थी। 333 बीसी में अलेक्जेंडर की सेना के साथ किंग डेरियस III का बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें अलेक्जेंडर की महान स्ट्रेटजी से वो युद्ध जीतने लगते हैं। जब किंग डेरियस देखते हैं कि उनकी सेना हारने वाली है, तो वो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और उनका सारा राज्य अलेक्जेंडर का हो जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर यहीं नहीं रुकते, वह आगे इजिप्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां इजिप्ट खुद ही अपने आप को अलेक्जेंडर के हाथों सरेंडर कर देता है, जिसके साथ ही वो इजिप्ट के फ़ारो भी कहलाते हैं। अलेक्जेंडर महज 22-23 साल की उम्र में ग्रीस, पर्शिया, इजिप्ट और पूरे एशिया में सरताज बन जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और भारत की सीमा तक पहुंचते हैं। जब वो भारत पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो कुछ छोटे छोटे राज्य को जीत लेते हैं। इसके बाद उनका सामना होता है राजा पोरुस से, जिन्हें पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इससे पहले तक्षशिला के राजा अम्बी अलेक्जेंडर से आके मिलते हैं, क्योंकि वो किंग पोरुस के कट्टर दुश्मन थे और वो राजा पोरुस को हारता हुआ देखना चाहते थे, जिसके लिए वो अलेक्जेंडर से हाथ मिला लेते हैं और उनकी सेना को मदद भी प्रदान करते हैं। अलेक्जेंडर ने पहले तो राजा पोरुस को दूत भेजकर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। तो अलेक्जेंडर ने युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन अलेक्जेंडर के सामने इस बार चुनौती थी 2 नदियाँ, जिनमें एक थी झेलम नदी और दूसरी थी सिंध नदी, जिनको पार करके उसकी सेना को आगे जाना था। कहा जाता है कि उस समय नदी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था और अलेक्जेंडर की सेना को इसमें से जाने का कोई अनुभव नहीं था। यह युद्ध 326 बीसी में होता है और इसे बैटल ऑफ हेडास्पस के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर की सेना झेलम नदी के इस पार रहती है और पोरुस की सेना नदी के उस पार तैयार रहती है। पोरुस की सेना में बहुत ही विशाल हाथी थे, जो खास युद्ध के लिए तैयार किए जाते थे। अलेक्जेंडर जानते थे कि यह युद्ध उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी सेना को नदी को पार करके उन विशाल हाथियों का भी सामना करना है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। अलेक्जेंडर एक ग्रेट वॉरियर जनरल थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि हाथियों की आंखों में निशाना लगाएं, जिससे कि हाथी डर जाएं और इधर उधर भागने लगें, और वैसा ही हुआ। हाथियों ने बहुत से अपने ही सैनिकों को कुचल दिया। यह बहुत ही भयानक युद्ध था, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए और इतना मांस और लहू बहा कि सारा शहर कई दिनों तक दुर्गंध से भर गया। लेकिन राजा पोरुस आखिर तक लड़ते रहे। अलेक्जेंडर की सेना इस युद्ध को भी जीत जाती है। अलेक्जेंडर राजा पोरुस का साहस देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और इस पर राजा पोरुस ने उत्तर दिया कि वैसा ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। जिसे सुनकर अलेक्जेंडर बहुत खुश हुए और इसी के साथ अलेक्जेंडर ने उन्हें उनका पूरा राज्य और साथ में और भी राज्य जो उन्होंने जीते थे राजा पोरुस को सौंप दिए। और इसके बाद कहा जाता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अलेक्जेंडर और भी युद्ध करना चाहते थे, वो और भी राजाओं को जीतना चाहते थे, लेकिन उनके सैनिक इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके सैनिक इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते थक जाते हैं और वापस घर जाना चाहते थे। इसके बाद अलेक्जेंडर अपनी सारी सेना के साथ वापस ग्रीस की ओर निकल जाते हैं। 11 जून 323 बीसी बेबीलोन जो इराक में है, वहाँ पर मलेरिया के कारण उनकी मौत हो जाती है। उस समय वो महज 32 साल के थे। कई लोग कहते हैं कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन यह कभी साबित नहीं हो पाया। उनकी एक पत्नी रोक्सेना थी, जिससे उनका एक बेटा भी हुआ था। महज 32 साल की उम्र में उन्होंने लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए उन्हें द ग्रेट कहा जाता है। इसी के साथ ख़त्म होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की यह जीवनी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं किंग अलेक्जेंडर की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी।
इसी तरीके के कई सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंशिएंट हिस्ट्री चैनल को।